जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 61 टू 70 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज ऑप्शन ए लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ऑप्शन बी 16 टाइम्स ऑफ smallest diameter of longitudinal reinforcement bar to be tied, option C 48 times of diameter of transverse reinforcement and option D lesser of the above three values। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मिनिमम पिच हमारी ट्रांसफर रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम में कितना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर प्लान व्यू में हम देखेंगे कि कॉलम का हमारा टॉप व्यू से हम देखेंगे तो हमारा कॉलम का शेप कैसा रहेगा। तो इस तरह से हमारा कॉलम का शेप रहेगा। यहाँ पे हमारी मेन बार प्लेस्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेन बार पास करते हैं और ये जो हमारी बार होती है दैट इज नोन एज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बार, उसमें यहाँ पे हम लोग प्लेस्ड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एलिवेशन के फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल बार रह जाएगी। और यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइस। ये वाली जो हमारी है दैट इज टाइस बोलते हैं इसको, और ये वाली जो है हमारी इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा गया है पिच, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस पूछा गया है कि मिनिमम पिच हमारी कितनी रहेगी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में, इसकी वैल्यू आपको पूछा गया है, इसकी और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 में दिया गया है कि पहला कंडीशन दिया गया है लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब ये लीस्ट लैटरल डायमेंशन होता क्या है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन होता है जो हमारी बी मतलब विड्थ दी रहेगी और इफेक्टिव डेप्थ दी रहेगी, इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा वो हमारी लीस्ट लैटरल डायमेंशन कहलाएगी। दूसरा हमारा होता है 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, और तीसरा हमारा होता है 48 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, और हम लोग 300 mm लेते हैं। इन तीनों में से जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी पिच कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर, ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर दूसरा दिया हुआ है 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट बार, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तीसरा दिया 48 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा हमारा दिया लेजर ऑफ अबव द वैल्यू, मैंने बताया था इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यूज होगा वही हमारी मिनिमम पिच कहलाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, the maximum distance between expansion joint in a structure as per IS 456/1978 is option A 20 meter, option B 30 meter, option C 45 meter and option D 60 meter। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपेंशन ज्वाइंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो पहला आपको पता होना चाहिए कब प्रोवाइड करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। अगर टेम्परेचर घट रहता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन ज्वाइंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों हम लोग सर्टेन गैप रखते हैं, तो गैप रखने का कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो हमारी बिल्डिंग की भी क्या होगी, मूवमेंट होगी, ठीक है। अब बिल्डिंग की मूवमेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। और एक्सपेंशन ज्वाइंट अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो जो बिल्डिंग में हमारी क्रैक्स डेवलप्ड होती है वो क्रैक्स नहीं डेवलप्ड होगी, वो क्रैक्स से हम बच सकते हैं, जिस कारण से हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं हमारे RCC स्ट्रक्चर या कोई भी हमारा बिल्डिंग पार्टीशन वॉल्स हो, ओवर हैंगिंग वॉल हो या हमारी लोड बेयरिंग वॉल हो, वहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन द स्ट्रक्चर एज पर IS 456/1978। तो आपको समझना है ये कौन सा कोड है। सबसे पहले तो ये हमारे RCC के लिए पूछा गया है। तो RCC के लिए लिखा गया है हमारा कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट कितनी रहेगी, 45 मीटर रहेगी। फिर दूसरा अगर आपको दिया हुआ है लोड बियरिंग वॉल दिया रहेगा तो उसमें हमारा रहता है 30 मीटर। अगर यही चीज़ हमारी बाउंड्री वॉल के लिए दिया रहेगा तो बाउंड्री वॉल के लिए दिया रहता है हमारा 10 मीटर। अगर यही चीज़ अगर आपको ओवर क्लिंगिंग वॉल लिखा रहेगा तो उस समय हमारा रहता है 6 मीटर, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है RCC के लिए। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 20 मीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 30 मीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 45 मीटर, सी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 63. A continuous beam is a deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than option A 1.5, option B 2, option C 2.5 and option D 3. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंटिन्यूस बीम कब डीप बीम कहलाएगी और जब हमारी इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 हमारा कंडीशन दिया गया है कि LE/D मतलब इफेक्टिव लेंथ बाय ओवरऑल डेप्थ अगर लेस देन 2.5 रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस सपोर्टेड बीम। अगर हमारी LE/D रेशियो लेस देन 2 रहती है तो सिंपली सपोर्टेड बीम डीप बीम कहलाती है। अब यहाँ पे किसका पूछा गया है, कंटिन्यूस बीम के लिए पूछा गया है। तो चलिए हमारा कंटिन्यूस बीम के लिए वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 2.5। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1.5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 2.5, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट डिस्टेंस ऑफ effective depth of the slab from the periphery of the column, option B D/2 from the periphery of the column, option C at the drop panel of the slab and option D at the periphery of the column। तो सबसे पहले हमको फ्लैट स्लैब क्या होता है वो जानना है। फ्लैट स्लैब वो स्लैब होता है जो डायरेक्टली सपोर्टेड होता है कॉलम पे, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्लैब। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप लोग पेट्रोल पंप पे देखते होंगे, जो हमारी स्लैब है वो डायरेक्टली सपोर्टेड किस पे रहती है, कॉलम पे रहती है, उसे हम लोग फ्लैट स्लैब बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रिटिकल सेक्शन हमारी वन वे शियर के पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 हमारा वन वे शियर के लिए कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन एट ए डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द पेराफेरी ऑफ द कॉलम, मतलब हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द पेराफेरी ऑफ द कॉलम से हम लोग क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शियर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। और आपको जानना है कि कितनी हमारी फ्लैट स्लैब की थिकनेस मिनिमम कितना लेते हैं। तो मिनिमम हम लोग फ्लैट स्लैब की थिकनेस 125 mm तो लेंगे ही, मिनिमम हमारा इतना तो हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारी क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम शियर की हो जाएगी D/2 फ्रॉम द पेराफेरी ऑफ द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 65, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वॉल। RCC wall should be option A 50 mm, option B 100 mm, option C 150 mm and option D 200 mm। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 में लिखा गया है कि मिनिमम थिकनेस हमारी लोड बियरिंग वॉल की कितनी रहेगी हमारी, तो वो 100 mm रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 50 mm बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 100 mm, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी रहती है 450 mm और 3T, इन दोनों में से जो लेस होगा वो हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार कहलाएंगे। ठीक है, अगर थिकनेस हमारी कोई भी हमारी वॉल की 200 mm से ज़्यादा रहती है तो उस समय हमको डबल ग्रिड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब दोनों साइड में हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, if the story height is equal to the length of RCC wall, the percentage increase in the strength is option A 0%, option B 10%, option C 20% and option D 30%। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक स्टोरी है, बिल्डिंग का हाइट है, मैं बोलूँगा एक स्टोरी है, जैसे एक स्टोरी है और 2 स्टोरी है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टोरी की हाइट, जैसे मैं बोला ये स्टोरी की हाइट है, वो किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ RCC वॉल के बराबर हो जाएगी। तो उस समय हमारी परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 हमारी स्ट्रेंथ 10% बढ़ जाती है। अगर स्टोरी हाइट हमारी लेंथ ऑफ RCC वॉल के बराबर हो जाएगी तो हमारी जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो 10% हमारी बढ़ जाती है। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। ए 0% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 10%, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, in a reinforced concrete footing on soil, the minimum thickness at edge should not be less than option A 100 mm, option B 150 mm, option C 200 mm and option D 250 mm। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग है जो रेस्ट कहाँ पे कर रहा है, सॉइल पे कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँगा ये हमारी फुटिंग है और ये कहाँ पे रेस्ट कर रही है, ये हमारी फुटिंग है और ये रेस्ट कहाँ कर रही है, ये रेस्ट कर रही है सॉइल पे। तो इसकी थिकनेस हमारी होती है 150 mm होती है। ठीक है, तो 150 mm इसकी थिकनेस होती है। अगर ये हमारी फुटिंग रेस्टिंग ऑन पाइल्स, मतलब ये जो हमारी फुटिंग है वो किस पे रेस्ट कर रही है, वो हमारी पाइल्स पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, पाइल्स पे है।
ठीक है। अगर फुटिंग हमारी पाइल्स पे रेस्ट करती है तो उसकी थिकनेस होती है हमारी 300 mm होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन सॉइल पे हमारी रेस्ट कर रही है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 150 mm होगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ए 100 mm बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 150 mm बिल्कुल सही जवाब है हमारा। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज़ आपको पूछा होता कि रेनफोर्स कंक्रीट रेस्टिंग ऑन पाइल्स तो कितनी हो जाती, तो 300 mm हो जाता। क्वेश्चन नंबर 68, स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज। जैसे कि हमको पता है कि अगर लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन 2 रहती है तो उसे हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब कहलाता है ये। और अगर हमारा Ly बाय Lx लेस देन इक्वल टू 2 रहता है तो ये हमारा टू वे स्लैब कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में वन वे स्लैब। वन वे स्लैब हमारी लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2 रहेगी तो वन वे स्लैब कहलाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। लेस दे 1 बिल्कुल गलत है, बिटवीन 1 एंड 1.5 बिल्कुल गलत है, बिटवीन 1.5 एंड 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन इज। ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी बिटवीन 1 एंड 1.5, ऑप्शन डी सी बिटवीन 1.5 एंड 2 एंड ऑप्शन डी ग्रेटर देन 2। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस हमारी क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो हमको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए कितनी होती है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए हमारी 4 होती है और बेंडिंग कंप्रेशन के लिए हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, 3 होती है। जैसे हमने यहाँ लिखे DC तो मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 होती है। अगर मैं लिखता हूँ BC तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग कंप्रेशन के लिए 3 रहती है। अब यहाँ पे पूछा गया है रेशियो पूछा गया है। अब रेशियो किसका पूछा है, डायरेक्ट कंप्रेशन टू बेंडिंग कंप्रेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कंप्रेशन का कितना होता है 4, और यही चीज हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी ऊपर चला जाएगी 3, यहाँ पे अल्टीमेट, तो अल्टीमेट कैंसिल, तो बचा कितना 3/4। 3/4 को हम लिखेंगे तो 0.75 लिख सकते हैं। तो हमारी ये कितनी रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए लेस देन 1, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्ट कंप्रेशन की कितनी होती है, तो आपको बोलना है 4 होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी बेंडिंग कंप्रेशन की कितनी होती है, तो 3 होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ए हायर मॉडुलर रेशियो शोज ए हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन बी लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन सी हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन डी लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। सबसे पहले हमको समझना है कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है। मॉडुलर रेशियो को हम लोग M से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, ये हमारा कहलाता है स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ES से और इससे डिनोट करते हैं हम लोग EC से। तो M इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ES बाय EC। ठीक है, अब आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5000 अंडर रूट FCK होती है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, तो 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट FCK होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसके बारे में पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ EC के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं M इक्वल टू ES अपॉन 5000 इंटू अंडर रूट FCK। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट FCK। ठीक है, तो मतलब क्या होगी, ये बढ़ेगी तो हमारी FCK की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बात करेंगे तो कम हो जाएगी, यस या नो। तो हमारा चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।